Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10th NCERT. From this session onwards, we are going to start off with 10th NCERT Democratic Politics 2 और हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम चैप्टर 1 पावर शेयरिंग. तो पहले आप इस पूरे चैप्टर में कंटेंट देख लीजिए. बेसिकली पावर शेयरिंग को समझाने के लिए इन्होंने पहले दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका. सो वी विल टॉक अबाउट मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड अकोमोडेशन इन बेल्जियम. बोथ एग्जाम्पल्स वी विल सी. फिर हम देखेंगे वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड व्हाट ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. ठीक है, दीज विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. For today's session, for this particular session, we are going to discuss the majoritarianism in Sri Lanka and accommodation. So, हम श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल देखेंगे. So, देखिए, ये है बेल्जियम का मैप. छोटी कंट्री है यूरोप में और इतनी छोटी है कि हमारे देश के हरियाणा से भी छोटा, हमारा जो स्टेट है हमारे पूरे देश का, उससे भी छोटी कंट्री है. ठीक है, अब इसके जो बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग से टच करते हैं. इसकी पॉपुलेशन भी हमारे जो हरियाणा की पॉपुलेशन है उससे आधे से भी कम है. एंड एथनिक कॉम्पोजिशन इतनी छोटी कंट्री में तब भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. टोटल पॉपुलेशन में से 59% जो है फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कि आपको यहाँ पे येलो कलर से दिख रहा है. एंड वो बोलते हैं डच लैंग्वेज. ओके, फ्लैमिश पीपल स्पीक द डच लैंग्वेज. नाउ अनदर 40% लिव इन वालोनिया रीजन और वो फ्रेंच बोलते हैं. ठीक है, ये रेड वाले. ओके, एंड रिमेनिंग 1% आर द बेल्जियन स्पीकिंग जर्मन. ओके, सो यहाँ पे देख लीजिए, जर्मन स्पीकिंग बेल्जियम वाले लोग. अब यहाँ की कैपिटल है क्या? ब्रसेल्स. अब ब्रसेल्स में यानी कि कैपिटल में जो ये कैपिटल रीजन आपको दिख रहा है, 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग बोलते हैं डच. आपको कॉम्पोजिशन समझ में आया? सो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग हो गई, राइट. बट ये जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिच और पावरफुल है. एंड दिस वॉज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got benefit of economic development and education much later. ठीक है, इनका थोड़ा रेसेंट था. फिर उसके बाद टेंशन स्टार्ट हो गई डच स्पीकिंग पीपल्स में और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में 1950 और 1960s के बीच का वक्त है. सो यहाँ पे टेंशन्स दोनों कम्युनिटी में स्टार्ट हो गई. एंड कैपिटल सिटी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है किसी भी टेंशन से, तो ब्रसेल्स में सबसे ज़्यादा टेंशन थी. Brussels presented a special problem. Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but minority in the capital. देख रहे हैं आप कि Dutch-speaking people जो थे वो majority में थे देश में, लेकिन capital में minority में थे. So, एक आपने एग्जाम्पल देखा, हमने अभी ये एक सिस्टम समझ लिया. अब हम थोड़ा श्रीलंका का एग्जाम्पल देते हैं. श्रीलंका की ये पूरी हम डेमोग्राफी समझते हैं. सो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, आपको पता है, भारत के साउथ में आता है. एंड हमारे तमिलनाडु जो सदर्न कोस्ट है उससे थोड़ा ही दूर है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ की जो पॉपुलेशन इट इज़ अबाउट 2 करोड़, सेम सिमिलर एज हरियाणा. एंड दूसरे नेशंस जैसे कि साउथ एशिया में जैसे कि बाकी नेशंस बहुत ज़्यादा डाइवर्स है ना, वैसे ही श्रीलंका भी बड़ा डाइवर्स है. यहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग पीपल दे आर 74% एंड कुछ लोग हैं जो कि तमिल बोलते हैं. ठीक है, वो है 18%. ओके, तमिल में भी 2 सब ग्रुप्स हैं. ये सब ग्रुप्स क्या है? एक है जो कि नेटिव्स हैं, तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स हैं, जिनका 13%, दे कंटेन 30%, और जो रेस्ट ऑफ द पीपल दे आर इंडियन तमिल्स. ठीक है, इंडियन तमिल्स वो लोग थे जो कि कॉलोनीज जब बने हुए थे, ब्रिटिशर्स थे ना, वो इंडिया से लोगों को यहाँ पे लेकर आया करते थे फॉर प्लांटेशन. सो आप इस मैप में दे सकते हो कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो उनका कॉन्सेंट्रेशन आपको नॉर्दर्न रीजन में मिलेगा. नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन में आपको ये कॉन्सेंट्रेशन ये यहाँ पे देख सकते हो आप. फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, ये जो सिन्हालीज दिख रहे हैं आपको, ये देखिए कि यहाँ पे रहते हैं, दे आर बुद्धिस्ट.
ओके, वाइल तमिल्स आर हिंदूज और इधर मुस्लिम्स, ये बात याद रखनी है। ओके, नाउ देर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हालास। आप देख रहे हो किस तरह से डाइवर्सिटी और किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी है कि लैंग्वेज किस किस के बेसिस पे, एक तो पहला रीजन, फिर उसके बाद कम्युनिटी या फिर एथनिसिटी, फिर लैंग्वेज, है ना, इतने सारे बेसिस पे, और फिर उसके बाद रिलीजन भी है। सो यू कैन सी डाइवर्सिटी और इसके बीच में भी कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। सो जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन अ सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम। डच कम्युनिटी को टेक द एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिक मेजॉरिटी। अगर डच ने अपनी न्यूमेरिक मेजॉरिटी का एडवांटेज ले लिया और अपने जो मनमानी चीज़ें हैं फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे पुटअप कर दी, इससे क्या होगा, इससे और कॉम्प्लेक्सिटीज़ होगी और कॉन्फ्लिक्ट होगी और उससे पार्टीशंस हो सकता है। श्रीलंका में सिन्हाला कम्युनिटी के पास ज़्यादा मेजॉरिटी है और वो अपनी विल भी पूरी कंट्री में इम्पोज कर सकती है। अब देखते हैं दोनों देशों में क्या हुआ। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। सो इंडिपेंडेंस मिली श्रीलंका को 1948 में। इसके जो लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटीज़ के, they sought to secure dominance over the government by the virtue of their majority। सिन्हाला कम्युनिटी है ना, जिसको अभी देखा था मेजॉरिटी, थोड़ा डोमिनेंस दिखाने लगे। इसकी वजह से यहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने मेजॉरिटेरियन मेजर्स जो है अडॉप्ट करना शुरू कर दी। मेजॉरिटेरियन मेजर्स ऐसे मेजर्स होते हैं जहाँ पे एक मेजॉरिटी कम्युनिटी अपना जो है अपने हिसाब से चीज़ें चलाने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेजॉरिटेरियन सिस्टम्स की वजह से और मेजर्स की वजह से सिन्हाला सुप्रीमेसी होने लगी। ओके, फिर 1956 में एक एक्ट पास किया गया जहाँ पे सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। ये जो है तमिल्स को अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद और भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ निकाली जो कि सिन्हालास के फेवर्स में थी, जैसे कि यूनिवर्सिटी की पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब्स एट्सेट्रा। नया कॉन्स्टिट्यूशन जो आया उसने बोला दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। तो यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख लीजिए, यहाँ पे बुद्धिज़्म को यानी कि एक रिलीजन को ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है। सारे जो गवर्नमेंट के मेजर्स थे एक के बाद आए, एक के बाद, और क्या हुआ, श्रीलंकन जो तमिल्स थे उनको एलिनेटेड फील होने लगा। उनको लगा दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हालास वर सेंसिटिव ऑफ देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो उनको लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो इक्वल पॉलिटिकल राइट इनको नहीं दे रही हैं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, चाहे वो जॉब्स का बात हो या फिर दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो। इसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ में जो है उनके जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंड होते गए। तो श्रीलंकन तमिल्स उन्होंने फिर अपनी एक पार्टी लॉन्च की। फिर पार्टी था बेसिकली वॉज बेस्ड ऑन द स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। उनको रीजनल ऑटोनॉमी भी चाहिए थी, फिर उनको अपॉर्चुनिटी भी चाहिए थी जॉब्स और एजुकेशन में, है ना। उनकी जो डिमांड्स थी फॉर मोर ऑटोनॉमी of the provinces populated by Tamils was repeatedly denied। इसको डिनाइड कर दिया गया, करते गए लोग। फिर 1980s में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए गए जिसमें तमिल एलम स्टेट जो था इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, उसके लिए इंडिपेंडेंस वो लोग मांग रहे थे। सो उसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ। उसकी वजह से आया फिर सिविल वॉर। देखो सिविल वॉर क्या होता है, सिविल वॉर ऐसी सिचुएशन होती है जब देश के आपस में ही इंटरनल वायलेंस, ठीक है, इंटरनल वायलेंस होने लगे देश में, आपस में ही लोग जो है लड़ने लग जाएं, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। तो सिविल वॉर शुरू हुआ। एज अ रिजल्ट 1000 ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज देव बीन किल्ड। बहुत सी फैमिलीज़ को उनका देश छोड़ के जाना पड़ा, दूसरे देशों में रेफ्यूज लेना पड़ा और बहुत से लाइव्स गए। श्रीलंका हैज़ एन एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन हेल्थ, बट सिविल वॉर की वजह से बहुत बड़ा सेटबैक आया उनके सोशल कल्चरल इकोनॉमिक लाइफ में। फिर फाइनली सिविल वॉर एंड हुआ 2009 में। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, पावर शेयरिंग, ठीक है।
कि अगर आप किसी देश में रह रहे हो और उसमें डिफरेंट तरह के ग्रुप्स रह रहे हैं तो विल हैव टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट एवरीवन हु इज़ लिविंग इन द कंट्री। और यहाँ पे ये सिस्टम था मेजॉरिटेरियनिज्म का, श्रीलंका ने जो अडॉप्ट किया था कि मेजॉरिटी पार्टी रूल कर रही थी और जो मेजॉरिटी नॉट पार्टी एक्चुअली मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल कर रही थी, तो जो माइनॉरिटी थी उसको सप्रेस्ड फील हो रहा था। ठीक है, सिंपल। अब देखिए, अब हम देखते हैं बेल्जियम का एग्जाम्पल। इसको बोला जाता है अकोमोडेशन इन बेल्जियम। सो बेल्जियम ने दूसरा पार्ट, अपोजिट जो पाथ है वो लिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला, उन्होंने एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया कि जो रीजनल डिफरेंसेस हैं और कल्चरल डाइवर्सिटी है उनके यहाँ, 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बार उसको अमेंड किया ये सारे अरेंजमेंट को फिक्स करने के लिए। और एक्चुअली ये जो अरेंजमेंट थे दे वर्कड आउट इन अ डिफरेंट फॉर्म इन एनी कंट्री एंड इट्स वेरी इनोवेटिव वे। अब थोड़ा समझते हैं क्या क्या एलिमेंट्स थे इनके मॉडल के। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है that number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। तो इनके यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल कर दिए। सिंपल, कुछ स्पेशल लॉ बनाए गए मेजॉरिटी के सपोर्ट में फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजन यूनिलैटरली। कोई भी कम्युनिटी अपने एक ही डिसीजन के बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। फिर many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country। ठीक है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट्स नहीं थे, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स हैं। फिर ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रसेल्स क्या था, कैपिटल था ना, इसके पास एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दो, दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेशन होंगे। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रसेल्स बिकॉज डच स्पीकिंग पीपल हैज़ एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने यही देखा था ना कि पूरे देश में एक की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, एक की कम थी, बट यहाँ पे आपके कैपिटल में उल्टा था, जिसकी पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा थी उसकी पॉपुलेशन यहाँ कम थी। तो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तीसरी तरह की गवर्नमेंट इन्होंने बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट भी लाएंगे। ठीक है, यानी कि दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, है कि डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर कहाँ से रहते हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, बट वो लैंग्वेज कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जाने जाएगी। अपने लैंग्वेज के बेसिस पे आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, अब इस पर्पस से, इस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स थे रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। नाउ इसी वजह से आपने देखिए थोड़ा सा ये जो कॉम्प्लिकेटेड है बेल्जियम का मॉडल, बट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बट ये जो अरेंजमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से काम कर गए हैं अब तक तो। एंड उन्होंने जो सिविल स्ट्राइफ है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, मेजर पावर्स के बीच में, डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक लाइन, दैट हैज़ बीन actually been possible and that has been quite smooth after adopting this accommodation model in Belgium। बहुत से कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन की और एक्चुअली यूरोप की फिर साथ में आए, उन्होंने एक्चुअली ब्रसेल्स को एक अपना हेडक्वार्टर भी चूज़ किया है, यानी कि EU का जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन ब्रसेल्स एंड दिस इज़ द इमेज। सो हमने ये दोनों स्टोरी से क्या समझा, देखो दोनों जो कंट्रीज़ थे वो दोनों कंट्रीज़ क्या थे, डेमोक्रेसीज थे, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरह के उन्होंने अपने यहाँ मॉडल अपनाए। जब पावर शेयरिंग की बात आई, दोनों ने अलग अलग तरह से जो है रिएक्ट किया, अलग अलग तरह से उनके जो कम्युनिटी है उनके फीलिंग्स को, उनके इंटरेस्ट को सामने रखा। बेल्जियम में इन्होंने म्यूचुअली सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी, श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म चल रहा था, मेजॉरिटी ने रिफ्यूज़ कर दिया माइनॉरिटी को पावर देने से। सो यही था पावर शेयरिंग, कि अगर पावर शेयरिंग आपके देश में प्रॉपर अकोमोडेशन मॉडल, आपको अब तक तो ये समझ में आ गया होगा कि अकोमोडेशन मॉडल इज़ बेटर देन द मेजॉरिटेरियनिज्म मॉडल, बिकॉज मेजॉरिटेरियनिज्म में ये वो हो सकता है कि कोई एक माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसको एलिनेटेड फील हो और फिर सिविल वॉर जैसी कंडीशन बन जाए। अकोमोडेशन इज़ वे बेटर देन एनी अदर फॉर्म। सो
दैट इज़ वॉट वी अंडरस्टूड इन दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप आपको ये समझ में आया हो. आगे आने वाले सेशन में हम समझेंगे बाय पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. These things will be discussed in the upcoming session, so stay tuned for that. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.